नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात सियासत की, जो कोरोना से हुई मौत के मामले में लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना से हुई मौत का मामला थमता ही नहीं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार की घेराबंदी की। इस मामले में एफिडेविट अभियान शुरू करने की जानकारी दी। कमलनाथ ने कहा कि वो सच्चाई दिखाते हैं, सवाल उठाते हैं तो उनको देशद्रोही करार दिया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में बदनाम हो रहा है। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज ने तगड़ा पलटवार किया। तस्वीरें मैहर की है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने विंध्यवासिनी मां शारदा के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में प्रदेश की जनता सरकार की नहीं बल्कि भगवान के भरोसे है, इसलिए उन्होंने भगवान से जनता के लिए आशीर्वाद मांगा। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में हुई मौतों पर उन्होंने फिर दावा किया कि प्रदेश में करीब 1.5 लाख मौतें हुई हैं, जिसमें से 70 से 80% कोरोना से हुई मौत शामिल है। कमलनाथ ने मांग की है कि सरकार प्रदेश के शमशान और कब्रिस्तानों के रजिस्टर जनता के सामने रखे। उन्होंने कहा कि जब वो सच्चाई दिखाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जब वो सवाल पूछते हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। आज मैं कहता हूँ, जो और जानकारी मिली है कि 1.5 लाख लाशें मध्य प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची है। मैं मानता हूं कि इसका 70-80% कोविड के कारण है। मैं तो सरकार से कह रहा हूं, जो भी शमशान घाट के, जो भी कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, रजिस्टर है, आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। जब मैं ये मांग करता हूं, ये कहते हैं ये देश विरोधी है। कमलनाथ ने कोरोना से मौतों पर एफिडेविट अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग एफिडेविट भर कर दें जिनके घरों में कोरोना से मौत हुई है। सरकार एफिडेविट के आधार पर मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे। एफिडेविट गलत होने पर कार्रवाई करे। एफिडेविट लिखवाइए। मैं जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, मैं उनसे एफिडेविट लिखवा रहा हूँ। एफिडेविट का ड्राफ्ट मैं भेज रहा हूँ। एफिडेविट दें कि मेरे परिवार के इस सदस्य का की मृत्यु हुई है, और उस एफिडेविट के आधार पर इनको 5 लाख रुपए दिया जाए। अगर ये एफिडेविट गलत हुआ करिएगा कार्रवाई। कमलनाथ ने कहा कि भारत आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। कोरोना के हालात को लेकर भारत की बदनामी हो रही है। इधर भारत की बदनामी वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत, मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? कमलनाथ ने एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर मचे घमासान पर यह कहा कि एलोपैथी, आयुर्वेद और योगा को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद और योगा देश की पुरानी संस्कृति है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई थी। कमलनाथ एक बार फिर से उसी राह पर चलकर मिशन 2023 की नींव रख रहे हैं। कमलनाथ इन दिनों प्रदेश में बड़े मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे हैं। आज उन्होंने मैहर में मां शारदा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके पहले 22 मई को उन्होंने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। मंदिर परिसर में जाकर पूजा अर्चना की थी। 30 मई को कमलनाथ का मुरैना दौरा रहेगा। यहाँ वो करह धाम जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम है। कोरोना काल में पूरा सिस्टम भगवान भरोसे रहा है, इसीलिए कमलनाथ भगवान से गुहार लगाकर कोरोना से मुक्ति दिलाने और सभी को स्वस्थ कर देने की कामना करने जा रहे हैं। इधर कमलनाथ के टेंपल रन पर बीजेपी निशाना साध रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर तंज कसा, जिस पर खुद कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि वो धार्मिक स्थल जाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है।
कमलनाथ ने कहा कि वो बीजेपी के लोगों से कहीं ज्यादा धार्मिक हैं, लेकिन उसे राजनीतिक मंच पर नहीं लाते, धर्म की शोबाजी नहीं करते। एक आध औपचारिकता पूरी कर लो, जिससे कहना बंद हो जाए कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस आपदा काल में भी कहीं नहीं गए, किसी गरीब मजदूर किसान के बीच नहीं गए, दिखे ही नहीं होंगे आपको ट्विटर और टीवी के अलावा कहीं। माई का मत्था टेको और संक्रमण दर लगभग समाप्ति पे है, इसलिए उम्र के कारण से जो आपको डर था वो भी कम हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा जी चिंता ना करें, वो अपनी चिंता करें। उनके पेट में दर्द होता है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है अगर मैं कोई धार्मिक स्थान जाता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया हुआ है धर्म का? क्या एजेंसी ली हुई है हिंदू धर्म की? हम भी अपनी भावनाओं के अनुसार चलते हैं, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम सब उनसे कम धार्मिक नहीं है, उनसे ज्यादा ही धार्मिक होंगे। और सुधीर दंडौतिया भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी को आखिर पेट में दर्द क्यों होता, मंदिर जाते हैं तो, और ये भी कह रहे हैं सिस्टम भगवान भरोसे, तो भगवान के पास न जाएं तो कहां जाएं। और इधर बीजेपी लगातार कह रही कि जनता के बीच भी जाइए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासत जरूर गरमाई हुई है कमलनाथ के दौरे को लेकर, और खासकर अगर बात करें तो मंदिर जाने को लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाती रही है कि चुनाव के समय कांग्रेस के नेताओं को मंदिर की याद आती है, पर लेकिन इस समय ना तो देश में ना प्रदेश में कोई चुनाव है, लिहाजा कमलनाथ का मंदिर जाना यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक चिंता की बात हो सकता है। क्योंकि कमलनाथ ने 2018 से पहले जिस तरीके से एक सॉफ्ट हिंदुत्व की शुरुआत की थी, अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने हनुमान जी का भक्त बताया था, और उसके बाद में हमने देखा था कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो भी मध्य प्रदेश के लिए प्रचार के लिए आए हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ हो या फिर दूसरे बड़े नेता हो, उन्होंने अपने हर दौरे की शुरुआत, हर अपने प्रचार की शुरुआत जो है वो मंदिर जाकर की थी, और उसका फायदा कांग्रेस को 2018 के चुनाव में नजर आया था। चूंकि कमलनाथ को पता है कि 2023 और 2024 में आने वाले समय में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लिहाजा कमलनाथ की 2018 से पहले की जो रणनीति थी, एक बार फिर से उसी रणनीति पर काम करना उन्होंने शुरू किया है। हालांकि कांग्रेस के नेता खुद कमलनाथ ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये चुनावी कोई या सियासी कोई दाव है। कमलनाथ हमेशा ये कहते रहे कि मंदिर अक्सर वो जाते रहते हैं, कांग्रेस के नेता भी लगभग यही बात कहते हैं कि कमलनाथ हनुमान जी के भक्त, लिहाजा मंदिर जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पर लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार उनके मंदिर जाने को लेकर कटाक्ष कर रही है, कमलनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आज जब कमलनाथ मैहर गए, मां शारदा के उन्होंने दर्शन किए, तो इस बात को लेकर भी बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई कि भगवान के दर्शन के बजाय जनता के दर्शन करें। क्योंकि बीजेपी के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी का जो हार्डकोर एजेंडा हमेशा रहा है हिंदुत्व का, उस पर 2018 में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम उसको प्रभावी नहीं होने दिया था। लिहाजा आने वाले चुनाव की, 2023 के चुनाव की एक मजबूत नींव इस पूरे एजेंडे के बहाने कमलनाथ तैयार कर रहे हैं, सियासी पंडितों का यह मानना है। हालांकि कमलनाथ इस बात से इंकार करते हैं कि उनकी पूजा और धर्म का कोई लेना देना है, ये साफ तौर पर कमलनाथ हमेशा से इंकार करते आए हैं। पर 2023 की एक मजबूत नींव की शुरुआत कमलनाथ करने वाले हैं, लिहाजा 22 मई को बाबा महाकाल के दर्शन, उसके बाद में आज मां शारदा के दर्शन, और आने वाले समय में 30 तारीख को मुरैना में करेधाम पर जाना। साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं की माने तो कमलनाथ अपने दौरे पर अब हर जगह जहां भी जाएंगे तो वहां के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर जाकर जरूर माथा टोकेंगे, इस बात के भी संकेत मिले हैं। तो ऐसे में कहना होगा कि 2023 के चुनाव की शुरुआत कमलनाथ ने अभी से की है, और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ एक ऐसा चेहरा है जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए फिर से चुनावी मैदान में चेहरे के रूप में जाने वाले हैं। और ऐसे में कमलनाथ का मंदिर जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई, और आरोप प्रत्यारोप जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहे हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी सुधीर हमको बता रहे हैं कि एक तरफ मंदिर जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान भरोसे पूरा सिस्टम है, ये कहकर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने में कामयाब रहे, रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है, पॉजिटिविटी दर घटी है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में आपदा प्रबंधन की बैठक में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर प्रदेश में असर न दिखाए, उसके लिए शहरों के साथ गांवों पर फोकस है। किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहेगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण जिन बच्चों के सिर से माँ पिता का साया उठ गया, उन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।
कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित है। हम देश में लगभग सबसे अच्छे राज्य में हैं। कल जो टेस्ट हुए थे पॉजिटिव केस केवल 1800 के आसपास आए हैं। तेजी से लोग स्वस्थ होकर अब घर जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का 2.5% के आसपास रह गया है। कोई तीसरी लहर आ ही ना पाए। केस आ रहे हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, मतलब उनसे संबंधित जितने लोग हैं सबका सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे और जरा भी कोई पॉजिटिव मिलेगा तो कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे या होम आइसोलेशन में रख के इलाज करेंगे, दवाई तुरंत देंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर पहले देश के टॉप 5 में आने वाला प्रदेश अब 19वें पायदान पर है। प्रदेश में संक्रमण दर 2.56% पर पहुंच चुकी है। साथ ही रिकवरी रेट 94.5% तक है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 22 जिले ऐसे हैं जहां 10 से भी कम कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि कम होती संक्रमण दर को देखते हुए अब कोरोना टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 72,210 टेस्ट किए गए, लेकिन भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में कोरोना अभी भी चुनौती बना हुआ है। अनलॉक को लेकर मंत्री मिश्रा ने कहा कि इस संबंध में कई सुझाव और प्रस्ताव मिले हैं, इन पर विचार किया जा रहा है। अनलॉक को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बीते दिनों जबलपुर और खंडवा में पुलिस पर हुए हमले के मामले में कहा कि ये घटनाएं पीड़ा पहुंचाती हैं। सेना की तरह प्रदेश में पुलिस काम कर रही है। बीते 1 साल में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के प्रति लोगों की धारणा बदली है। यदि पुलिस का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम हमला ना करें और ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो आपको अगर दुकान खोलने की मना करता है तो उसका भला क्या है। अब जबलपुर में रज्जाक भाई ने उनको चाकू मार दिया, अच्छा नहीं है। खंडवा में थप्पड़ मार दिया कल, ये 2 घटनाएं हैं, मन को पीड़ा देती है। जो लोग अपनी जान पे खेलकर आपकी जान की सुरक्षा कर रहे हो, आज हमारी पुलिस सेना जैसा काम कर रही है। जब हम सब घरों में हैं तब वो सड़क पे खड़ी है। इस 40 और 42 टेम्परेचर में वो पीपीई किट पहन के खड़े हुए हैं। पुलिस की धारणा बदल गई 1 साल इस लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू में लोगों को, और इसलिए हम सब उन्हें धन्यवाद दें न दें, आभार व्यक्त करें न करें, कम से कम हमले न करें, ये मेरी प्रार्थना है। खबर भोपाल से है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो मामला है, इसमें कालाबाजारी पर पुलिस की सुई जेके अस्पताल प्रबंधन पर ही अटकी है। हालांकि अभी तक कार्रवाई की दिशा तय नहीं हो पाई, किस पर क्या कार्रवाई होगी। इधर जेके अस्पताल के आईटी विभाग के मैनेजर मुख्य आरोपी आकाश दुबे से पुलिस कुछ खास उगलवा नहीं पाई। आकाश 3 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है। पूछताछ की कहानी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि आकाश पुलिस को गुमराह करने में लगा है। उसका कहना है कि इमरजेंसी स्टॉक में जो इंजेक्शन आते थे उन्हीं में से वो निकाल लिया करता था। जबलपुर नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी सरबजीत मोखा और उसके बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। वहीं एसआईटी ने बैंक को पत्र लिखकर देवेश चौरसिया के बैंक खाते की जानकारी मांगी। सतना पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने नकली रेमडेसिविर केस में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने पूछा कि सरकार बताए कि प्रदेश के कितने अस्पतालों में नकली इंजेक्शन पहुंचे और कैसे पहुंचे। कमलनाथ ने कहा, प्रदेश में कोविड माफिया लगातार सक्रिय रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके पास स्टॉक किए जाते थे इंजेक्शन्स एक बफर में, ताकि जो इमरजेंसी केसेस आते हैं उनको दिया जाए, और उसी के पास से वो लेता था। तो और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हॉस्पिटल को भी कुछ जानकारी मांगी थी, तो उन्होंने वो हमको प्रोवाइड किया। जेके हॉस्पिटल की लापरवाही से तो हुआ है, क्योंकि अगर कोई आपके हॉस्पिटल में अगर आप किसी को स्टॉक दे रहे हो सेफ गार्डिंग के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए, और वो आपके स्टॉक से बाहर जाता है, तो लापरवाही तो है। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे, कैसे आए, कहां से आए, अस्पताल में कैसे पहुंचे, कितनी लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। और एक नया माफिया उत्पन्न हुआ। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया था। ये जो माफिया, एक नया माफिया है, ये कोविड माफिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक पलंग के लिए, अस्पताल के पलंग के लिए 10,000 रुपए लेंगे।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 1224 पहुंच चुकी है। इंदौर में सबसे अधिक 478 मरीज हैं। भोपाल की बात करें तो यहां 322 मरीज हैं। जबलपुर में 179, ग्वालियर में 76 केस मिले हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस से मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 76 मरीजों की मौत हो गई है। भोपाल में बीते 24 घंटे में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहीं ज्यादा से ज्यादा सर्जरी के लिए संसाधनों को दुरुस्त किया जाएगा। ब्लैक फंगस को लेकर सियासत थम नहीं रही। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के लिए इलाज के जरूरी इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध नहीं है। मरीज इसको लेकर भटक रहे हैं, परेशान हैं। देखिए, हमारी सरकार की स्पष्ट मंतव्य है और निर्देश है कि किसी भी प्रमाण पत्र में जो भी सही कारण है वही लिखे जाएं। इसलिए यदि ऐसी कोई गफलत की स्थिति होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। कोविड काल में जो जो परेशानियां हैं उन सबको हल करने का टोल फ्री नंबर है। किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह की समस्या को 1075 में दर्ज कराया जा सकता है। जो हालात है लोगों के, वैक्सीन दे नहीं पा रहा है, कोरोना के इलाज हो नहीं पा रहे हैं, वो नई बीमारी आ गई ब्लैक फंगस, उसके इंजेक्शंस हैं नहीं, महामारी फैली हुई है। तो जो परिस्थितियां हैं सरकार बची नहीं इनको संभालने की, इसलिए विकल्प एक ही है, श्री कमलनाथ। ग्वालियर में एक बार फिर से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी। ये मांग हिंदू महासभा ने उठाई। हिंदू महासभा ने भारत सरकार से कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। आज वीर सावरकर की 138वीं जयंती है। इस मौके पर ग्वालियर हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय पर पूजा अर्चना कर उनका अभिषेक किया। महासभा पदाधिकारियों का कहना है, क्रांतिकारी वीर सावरकर को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिल नहीं सका। महासभा मांग करती है कि सावरकर जी जैसे महान भारत माता के सपूत को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। यही सावरकर जी के प्रति सभी देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।